शी इज करिश्मा, शी इज द सेल्स मैनेजर फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, विल टेक केयर ऑफ योर ब्रांच। तो बेसिक आज का जो ट्रेनिंग है हमारा, कवर अप दी बेसिक जो हमारे प्रोडक्ट प्रोग्राम है वो हम कवर करेंगे, कैलकुलेशन कवर करेंगे हम लोग कैसे करते हैं, और प्रॉपर्टीज बता देंगे हम बेसिक आपको क्या करेंगे, क्योंकि इतनी डिटेल ट्रेनिंग तो नहीं दे पाऊंगा पहली बार में। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको वेल वर्स करा दें विद प्रोडक्ट व्हाट वी आर ऑफरिंग, ठीक है। और फिर आपका एक क्वेरी सेशन कर लेंगे जिसमें आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जो भी केसेस आपने अभी तक हैंडल किए हैं या आगे आए हैं या अभी हैं आपके पास, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट ट्रेनिंग पहले करना चाहिए, पहले हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल से करते हैं आपको, ताकि आप पहले वो सेव कर लें। इमरान जी निकल गया। इमरान भी है। हाँ, इमरान। करिश्मा नंबर अभी यहाँ पे सबको डिस्क्लोज नहीं करिए, नहीं करना। ठीक है, अब मैं बेसिक प्रोडक्ट प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोग्राम हम कवर अप करते हैं। देयर आर बेसिक प्रोग्राम जो है वो है टीएल, टर्म लोन जो हम करते हैं, जिसको आप बेसिक लैब बोलते हैं। एक तो वो हमारा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम आपको 3 साल से लेके और 15 साल तक का लोन देते हैं। ये ईएमआई बेस्ड लोन होता है, जिसके अंदर हर महीने आपके अकाउंट में ईएमआई हिट करती है, विच कंसिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। ये बेसिक है। इसमें जो लोन अमाउंट हम कवर करते हैं सारे केस में मिनिमम 11 लाख करते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लोन अमाउंट कवर करते हैं, जो हम लोन अमाउंट देते हैं मिनिमम करते हैं 11 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है हमारी, ठीक है। टर्म लोन के अलावा हम लोग करते हैं डीओडी, जिसको हम बोलते हैं, वो है ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट टर्म लोन के जैसे ही फॉर्मेट अलग है, बस थोड़ा सा कि इसके अंदर हम बैंक अकाउंट के अंदर एक डीपी बोलते हैं, ड्राइंग पावर बोलते हैं, वो ड्राइंग पावर खोल देते हैं। उस डीपी के अंदर जो भी आपका लोन अमाउंट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लिमिट दी, तो मैंने आपको 1.20 CR की लिमिट दी, और मान लीजिए मैंने आपको 60 मंथ्स के लिए दी है। तो 60 मंथ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे 60 से 120 को, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज आ जाएगा, है ना। तो हर महीने आपका 2 लाख रुपए से आपका डीपी जो है डाउन होता जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट होता है कि जो डीपी मतलब ड्राइंग पावर, कि आप उस दिन एक पर्टिकुलर डे कितना पैसा अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। तो जो फर्स्ट मंथ होगा उस दिन उस महीने में आप निकाल पाओगे 120 पूरे के पूरे निकाल सकते हो, है ना। अगले महीने में कितना हो जाएगा, ये 2 लाख से कम हो जाएगा ना। तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 लाख रुपीज एंड विल गो टिल 0। ऐसे हर महीने में आपका ड्रॉप हो जाएगा। एक तरीके से रीपेमेंट जैसे हम टर्म लोन में प्रिंसिपल पार्ट का लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे 2-2 लाख रुपए से आपका डीपी कम होता जा रहा है। और इंटरेस्ट जो चार्ज होता है इस अकाउंट के अंदर, वो उतने ही अमाउंट पे होता है जितना कि यूटिलाइज हो। मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर मंथ में इस महीने की बात करें तो 118 का है। अगर आपने इस महीने में 1 करोड़ यूज किया तो यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एज पर द यूसेज ओनली। पूरे का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन लिमिट ड्रॉप होती रहेगी हर महीने। इस कैलकुलेशन में जब भी महीने का एंड होता है 30th या 31st जो भी लास्ट डे होगा, उस दिन आपका इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेटेड है पर डे बेसिस पे वो डेबिट हो जाएगा, प्लस आपका ड्रॉप हो जाएगा लिमिट। किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर आपने जो ब्रीच है, जो आपकी डीपी है, उसको पूरा ब्रीच कर रखा है, 118 आपने पूरा यूज कर रखा है, तो अगर अगले महीने में कितनी हो जाएगी, वो 116 हो जाएगी। और आपने पूरे यूज कर रखे हैं, तो अगली तारीख आएगी उस दिन आपकी लिमिट 2 से कम होनी है, तो आपको 2 लाख पे करना है, क्योंकि वो लिमिट ड्रॉप करानी है आपको, प्लस इंटरेस्ट पे करना है। बाकी वैसे अदर केस में आपको जो ड्रॉप लाइन है उसको पे नहीं करना, क्योंकि ड्रॉप लाइन अपने आप कम हो रही है। लेकिन अगर आपने पूरा यूज कर रखा है देन ओनली यू हैव टू पे, ठीक है। ये चीज है। इसके अंदर बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम यूटिलाइजेशन की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम यूटिलाइजेशन 30% ऑफ दी लिमिट रहेगा। मतलब अगर हमने 1 करोड़ की लिमिट
लिए तो 30 लाख रुपीस का आपका एवरेज यूटिलाइजेशन रहना चाहिए। इससे कम अगर होता है तो कस्टमर को चार्ज लगते हैं। इतना तो कोई करेगा ही करेगा। 30% यूटिलाइजेशन से कम करते हैं तो 5,000 रुपये होता है मिनिमम चार्ज, और अगर इससे ऊपर अगर लिमिट ज़्यादा है तो उसका कैलकुलेशन ये है कि एक्चुअल यूटिलाइजेशन %30 यूटिलाइजेशन माइनस एक्चुअल यूटिलाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैं 5 करोड़ की लिमिट देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ तभी आप समझ पाओगे। 5 करोड़ का 30% कितना हुआ? 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 150 लाख रुपीज। और एक्चुअल यूटिलाइजेशन आपने किया 50 लाख रुपए का, तो ये कितना हुआ? 1 करोड़ रुपए हुआ जो अनयूटिलाइज रहा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी 1.5 करोड़ की, आपने यूटिलाइज किया 50 लाख रुपए, तो 1 करोड़ रुपए आपने शॉर्ट यूटिलाइज किया, तो 1 करोड़ का 10 पैसे का चार्ज लगता है 0.10% का, सॉरी 0.01 का। 0.01 अप टू 10 पैसे का है लगता कि है। इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम 5,000, मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम ये मैक्सिमम 5,000, मिनिमम 5,000। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम लिए जाएगा। जैसे अब इस केस में 10,000 रुपए आया आपका, हाँ 1 करोड़ का 10 पैसे 10,000 रुपए बनेगा ना, तो 10,000 रुपए लगेंगे आपके या 5,000। अब 10,000 ज्यादा तो हम 10,000 चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कैलकुलेशन है। मुझे इमरान ने ये भी बताया था कि लेट्स सपोज आपने एक 1 CR की लिमिट दे दी है, 4 साल यूटिलाइज करते हुए हो गया, 10 साल की लिमिट दी है, और कस्टमर उसको दोबारा से सेम चाहता है 1 CR की, तो 7,500 का प्रोसेसिंग फीस होता है, वो पे करो तो आप सेम उसको पहुंच जाते हो। जितना डिफरेंस अमाउंट है आपका, उसका पीएफ चेक पे करना पड़ेगा आपको। 7,500 फिर आपका पे आउट नहीं मिलेगा ना, तो कस्टमर को अगर आप बोलोगे तो है, लेकिन उसमें पे आउट आपका पीएफ लिंक्ड होता है। अच्छा, इसलिए अगर आपका कभी लिमिट ड्रॉप हो जाती है, जैसे कम होती रही है यहाँ पे, तो कम होती जा रही है, तो आप जिस लिमिट से आप आए वहां तक या उस लिमिट से ऊपर कभी भी आप रिन्यू करा सकते हैं। कस्टमर अपने लेटेस्ट ईयर के फाइनेंशियल सबमिट करेगा, हम दोबारा से वैल्यूएशन कराएंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर हम दोबारा चार्ज करके उसको लिमिट उतनी या उससे ऊपर कर देंगे, है ना। कस्टमर कभी कभी इसको, जैसे जिन लोगों की वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है उससे आप कंपेयर करके बता सकते हो। बहुत ईजी है ये हैंडल करने में, क्योंकि इसके अंदर एक बार लिमिट देने के बाद बैंक आपको फोन नहीं करता कि आप क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, आपकी डीपी कम हो रही है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, आपकी बुक डेट कम हो गई, ये सब चीज हम कैलकुलेट नहीं करते। जबकि वर्किंग कैपिटल लिमिट जो होती है, सीसी लिमिट होती है, उसमें हर महीने आपका कैलकुलेशन होता है। अगर कभी आपकी डीपी गिरती है तो वो लिमिट भी गिरा देते हैं, और वो हर साल रिन्यू होती है, 1 साल बाद रिन्यू होती है। मान लो वो फ्लैट तो रहती है पूरे साल, लेकिन 1 करोड़ की लिमिट है तो 1 साल बाद दोबारा रिन्यू करानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट लेके। तो आप कस्टमर को ये बता दो सर ये भी 1 साल बाद करा लेना रिन्यू। 1 साल बाद अगर 2-2 लाख करके 24 लाख गिरी, आप 24 लाख फिर बढ़वा लो, रिन्यू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप उसको समझा सकते हो। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था डीओडी। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एलसीपी, लोन और कमर्शियल परचेज। लोन फॉर कमर्शियल परचेज, जैसे आप होम लोन कर रहे होगे सेम ऐसा है, लेकिन इसके अंदर एक ही कंडीशन है कि आपका जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो रेडी टू मूव इन होना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हम नहीं करते, रेडी टू मूव इन कमर्शियल प्रॉपर्टी हम इसमें कर सकते हैं। इवन हम रेडी टू मूव इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी करते हैं, जो आजकल इंडस्ट्रियल बड़ी सोनीपत या उद्योग विभाग या जहाँ पे भी कोई परचेज करना चाह रहा है वो कंप्लीट प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्लॉट नहीं करते हैं इस केस के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी हम एलसीपी के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर इनकम कैलकुलेशन तो हम नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू कैलकुलेशन है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का हम 55 to 60% करते हैं, और मार्केट वैल्यू का, सॉरी ये मार्केट वैल्यू ही है, मार्केट वैल्यू का 55 to 60% करेंगे। और जो परचेज वैल्यू है, रजिस्ट्री वैल्यू लिख देता हूँ उसको, वाइट की जो वैल्यू है रजिस्ट्री का हम करेंगे 85%। जो दोनों में लेसर होगा वो हम लोन अमाउंट लेंगे। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, तो 1 करोड़ का 55% में 55 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप रजिस्ट्री उसकी 80 लाख की करा रहे हो, तो 80 का या कम की बताता हूँ मैं आपको, 60 लाख की करा रहे हो मान लो, तो 60 लाख का 85% जो आएगा वो करेंगे। तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट आएगा वो करेंगे, whichever is lower. विच एवर इज लोअर।
नहीं समझा? कंडीशन का नहीं नहीं, ये इसमें कमर्शियल में नहीं लगा रहे, वो आप होम लोन में करते हो। ठीक है, फिर हम इसके अलावा करते हैं लार, लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल। इसके अंदर आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी जिसके पास कोई भी BBB+ से ऊपर की कंपनी होना चाहिए। BBB+ से नीचे की कंपनी नहीं करते हैं। BBB+ से ऊपर की कोई कंपनी जिसने किराए पे ले रखी है आपकी प्रॉपर्टी और वो रेंटल दे रही है हमें मंथली रेंटल, तो उस मंथली रेंटल का नेट रेंटल जो है उसका 85% तक का EMI हम आपको एज लोन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए महीने का रेंटल आ रहा है, तो 1 लाख का 85%, 1 लाख नेट रेंटल मान के चल रहे हैं हम, 1 लाख का 85% मतलब 85,000 रुपए तक की आप EMI दे सकते हो। EMI कैलकुलेट करने के लिए आपको टेनर देखना है कितना बचा हुआ है अपनी लीज का। मान लीजिए 6 साल बचे हुए, तो 6 साल की EMI देख लीजिए कितनी आती है, उसको 85,000 में डिवाइड कर दिया, आपका लोन अमाउंट आ जाएगा कि इतना लोन अमाउंट आपका बनता है, उतना लोन अमाउंट आप दे सकते हैं। इसके लिए बस आपको कोई भी जो भी कस्टमर अपनी कंपनी का नाम बता रहा है कि किससे लीज है, पहले तो आपको ये पूछना है कि पक्की लीज है कि नहीं, रजिस्टर्ड लीज है कि नहीं। 1 2 ये पूछना है आपको कि वो कंपनी का नाम क्या है और लीज पीरियड कितना बचा हुआ है। जो भी कंपनी का नाम है आप गूगल कर लोगे तो रेटिंग ऑफ XYZ कंपनी तो आपको मालूम पड़ जाएगी। BBB+ से ऊपर की रेटिंग होना चाहिए, BBB+ तक भी चल देता है। इसके ऊपर की रेटिंग है अगर कंपनी की, जैसे रिलायंस है, ICICI बैंक है, कोई भी बड़ी कंपनी जो आप नाम जानते हो वो कंपनी, तो अगर हम उसका रेंट कंसिडर करके कर देंगे लोन। ठीक है, इसके अंदर हम कस्टमर की फाइनेंशियल नॉर्मली नहीं देखते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट को मिला के भी हमें LCP लार भी बना सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक प्रॉपर्टी इंटेंड कर रहे हैं परचेज करने के लिए जो ऑलरेडी लेट आउट है। जैसे मान लो आप किसी एक कस्टमर है, वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, वो मैकडी उसमें ऑलरेडी चल रहा है, तो मैकडी का किराया कल मैं खरीद लूंगा तो मेरे पास आने लगेगा, तो हम वो प्रपोज्ड जो इनकम वैल्यू है उसके ऊपर भी कैलकुलेट करके LCP लार बना सकते हैं। ओके, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी पे LCP लाभ हो जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी परचेज अभी अपने। हाँ, एक कस्टमर इज मतलब गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, अभी उसकी इनकम नजर नहीं आ रही है हमें कस्टमर की, बट उसके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी खरीदने का। ठीक है, नहीं है पैसा तो भी कर देंगे ना। मतलब थोड़ा बहुत ये मान लो ना कि टोकन मनी 20% 30% वो तो देगा, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं है, तो फिर वो property ऐसे 85% वाला यहाँ जो बताया था वो कैलकुलेट तो रखना ही है। हाँ, हाँ, तो वो उसने परचेज कर लिया, अब उसकी इनकम उससे स्टार्ट हो जाएगी और परचेज करते वक्त ही दे दूंगा, मैं यही बता रहा हूँ, परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जैसे मान लीजिए 85% तक मैं करता हूँ, मान लो 100 रुपए की प्रॉपर्टी, 85 रुपए का लोन चाहिए, 15 रुपए वो अपने लगा रहा है, और उसके ऊपर जो 85 रुपए का लोन चाहिए उसके अगेंस्ट में उतना रेंटल आ रहा है कि वो उसको कवर अप कर पाएगा, और वो उसकी उससे EMI निकल जाएगी। तो मैं उससे कर दोगे। सामने वाले प्रॉपर्टी के जो लीज ऑलरेडी चल रही है उसके नाम की वो लीज की कॉपी ले लूंगा, वो वाला बैंक स्टेटमेंट ले लूंगा कि उसको बैंक रेगुलर 1 साल से आ रहा है कि नहीं आ के रहा, साथ था। वो ले लेंगे और उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको फ्यूचर वैल्यू पे। जिसमें वो एक बैंक्वेट खरीद रहा था। अच्छा, वो बैंकवेट के केस में ये होगा कि वो जो आपका लेसी है ना, वो यहाँ मैंने रेटिंग बताई, वो रेटिंग नहीं होगी उसकी। हमने इमरान से डिस्कस भी किया था सर रेंटल इनकम के साथ कोई अदर और बिजनेस भी होना चाहिए, सिर्फ रेंटल इनकम वही इसमें लाभ जो होगा। प्रॉपर्टी कह रहे था उसकी जो भाई था आई थिंक उसकी चल रहा था बैंकेट और वो सब। हाँ, मतलब कुछ ऐसा केस था, बट इमरान ने deny। हाँ, तो वो बैंकवेट का मना कर दिया होगा। एक आज के समय में ना बैंकवेट हुए, होटल उसकी हुए, इनकम ये बैंकेट और प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं शोरूम्स कर वगैरह रहे से हैं। आ रही थी रेंटल इनकम। वो छोटे छोटे लेसीज होंगे ना, मैंने अभी जैसे बताया आपको BBB+ होना चाहिए। अब वो छोटे छोटे लेसी है, हलवाई की दुकान है, ये वो, उनको कहाँ उनके रेंटल पे हम करेंगे, तो वो ऐसे अगर हैं तो नहीं कर पाएंगे हम। अगर कोई नॉन लेसी है, बड़ा लेसी है, तो हम उसके बेस पे आपको कर पाएंगे। तो ये बेसिक 4 प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम करते हैं। लोन अमाउंट मिनिमम 11 लाख रुपए, मैक्सिमम की कोई कैपिंग नहीं है। 3 साल का मिनिमम लोन करते हैं, 15 साल तक का मैक्सिमम लोन रेट करते और हैं। PF भी डिस्क्लोज करें। सबके लिए अलग अलग है या सबके लिए एक है? रेट ऑफ पीएफ सबके लिए एक ही है। अच्छा, रेट जो हमारा 5 करोड़ के ऊपर का लोन अमाउंट है, ग्रेटर देन 500 CR, तो हम 7% का रेट देते हैं। 5 के नीचे का है और 2.5 के ऊपर का है तो हम 7.25 देते हैं। उसके बाद मतलब 7 उसके नीचे के लोन 7.5 7.4 का, मतलब इतना चाहिए हमें। और अगर आप DOD दे रहे हैं इसी लोन में, तो हमारा प्लस जो है 25 पैसे ऐड करते हैं। मतलब अगर 7 है तो 7.25 हो जाएगा, क्योंकि DOD के अंदर क्या यूटिलाइजेशन बेसिस ही हमको लोन रेट मिलता है ना।
इनकम मिलती है तो इसलिए वो रेट बढ़ाते थे। 1 करोड़ से नीचे का केस है तो 7.5% से नीचे नहीं करते हैं। 1 करोड़ तक का तो कस्टमर 7.5 दे ही सकता है। तो ये सब बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कभी भी कोई आपको लग रहा है कि कोई कस्टमर ऐसा है जो ऐसे बैंक से आ रहा है जहाँ उसको जरूरत है रेट की, या वो बिना रेट के नहीं मानेगा, तो आप हमसे डिस्कस अपफ्रंट कर सकते हैं, हम बता देंगे क्या बेस्ट रेट होगा वो। और क्या बताना है, बाकी फिर कैलकुलेशन बताता हूँ। रेट पीएफ बता दिया मैंने आपको, टेनर बता दिया, ठीक है। और करिश्मा आप बैंकिंग बता दो, बैंकिंग प्रोडक्ट। अब हम जो आपको बता रहे हैं ना वो कैलकुलेशन बता रहे हैं, इनकम कैलकुलेशन। देखो आपको समझ में आए तो आप ध्यान रखना, नहीं समझ में आए तो ऊपर ऊपर रखना, फिर हमसे पूछ लेना। जो हम इनकम कैलकुलेशन कैसे बनते हैं, कैन कैसे बनाते हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। बैंकिंग प्रोडक्ट में हम 5 CR तक की कैपिंग है, 5 करोड़ तक जाते हैं इस पे, ठीक है। अगर आपकी अप टू 3 CR का केस है आप ठीक है तो हमें सिर्फ 18 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। अगर हमें बैंकिंग पे केस बनाना है और हमारा 3 करोड़ तक का केस है तो आप हमें सिर्फ करंट अकाउंट का 18 मंथ्स की बैंकिंग दे दो, हम 4 अकाउंट तक क्लब कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सेविंग्स में भी हेल्दी बैंकिंग है और वो हमारा ABB सपोर्ट करेगा तो भी हम 1 या 2 सेविंग्स अकाउंट्स में क्लब कर लेते हैं। अगर इसमें कोई भी फाइनेंशियल्स की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए हमें। अगर ये 3 CR से अबव का केस है तो हमें वही 2 साल की फाइनेंशियल्स चाहिए और 18 मंथ्स की बैंकिंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसमें फिर हमारा क्या होता है कि 50% एलिजिबिलिटी आपकी नॉर्मल इनकम पे बननी चाहिए, ठीक है। अगर 3 करोड़ का केस है तो सिर्फ 18 मंथ्स की बैंकिंग पे हम आपका केस स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अगर 3 CR और 5 CR के बीच का केस है तो हमें 2 साल की फाइनेंशियल्स भी चाहिए और 18 मंथ्स की बैंकिंग चाहिए, जिसमें हम 50% एलिजिबिलिटी आपका नॉर्मल इनकम पे देखेंगे, ठीक है। इसमें होता है कि अगर हमारा अप टू 50 लाख का केस है तो मल्टीप्लायर 3 का चाहिए, अगर अबव 50 लाख है तो मल्टीप्लायर हमें 4 का चाहिए। मतलब हमारी जो ABB है उसका 4 गुना होना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब कि हमारा जो EMI कैपेसिटी होनी चाहिए वो 4 गुना होना चाहिए कि अगर हमें 1 करोड़ का लोन चाहिए, उसकी ABB 1 लाख आ रही है तो उसका इंटू 4 टाइम्स हम देखेंगे कि हमारी मतलब जो भी कस्टमर हमारा पे कर पाएगा है। जो भी EMI आपकी मंथली EMI आती है एक्सपेक्टेड लोन होगी उसका 4 टाइम होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लायर 4 का 50 लाख तक अप टू 50 लाख हमारा जो है अच्छा 3 का मल्टीप्लायर। अगर वो 50 लाख का केस है तो 4 का 50 लाख से नीचे का लोन है और 1 लाख रुपए की EMI है, 50,000 की EMI 50,000 ही आएगी, 50,000 तो हमें 1.5 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए, एवरेज बैलेंस। ये इसमें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों 4 4 अकाउंट अकाउंट तक हम उसमें क्लब कर सभी लेते हैं। सभी प्रोफाइल सभी नहीं सभी में। ठीक है, 4 अकाउंट में इसमें क्लब कर लेंगे। ये हमारा सबसे मिनिमम इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप बेसिक KYCs दे दो मेरे को, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको जो भी MOA हो वो सब तो देना ही होता है, और 18 मंथ्स की बैंकिंग आप मेरे को मेल पे दे दो, ठीक है। तो ये आपका केस मतलब ये मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और ये बहुत लेस टाइम टेकिंग होता है, ये आपका इजीली निकल भी जाता है ये केस, ठीक है। एक चीज और बताओ, जैसे जॉइंट में अकाउंट है मेरा मतलब ये लोन हो रहा है और मेरा हस्बैंड का जॉइंट में अकाउंट है, वो भी एक्सेप्ट करोगे? उसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो क्लब कर लेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉपर्टी के पैसे आ रहे हैं या कोई ऐसा कोई होने और अगर हमारा क्या नाम है, हम लोग दो मतलब वो उठाते हैं एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की भी हम लोग इनकम तो करेंगे ना, है ना। अगर आप सेविंग्स अकाउंट दे रहे हो तो ऐसा ना हो कि कस्टमर अपना ही पैसा उसमें सिर्फ घुमा रहा है, ठीक है। उस तरह का इनकम हम कंसिडर नहीं करते बैंकिंग में। उसमें थोड़ी बैंक मतलब आपको बिजनेस क्रेडिट्स दिखने चाहिए कि हाँ बिजनेस से पैसे आ रहे हैं। ऐसा ना हो अपने ही FD के पैसे, इंटरेस्ट के पैसे को घुमा रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैम बैंकिंग में पैसे तो हैं, तो वैसा मतलब कंसिडर नहीं होगा। ऐसे बड़े जो क्रेडिट्स होते हैं ना वो माइनस कर देते हैं। जैसे कभी उसने कोई लोन लिया है, PL लिया है, BL लिया है, व्हाटएवर इट इज, वो हम उसमें से डिलीट कर देंगे। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो केवल जो सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस है उनके लिए एप्लीकेबल है, सैलरीड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्लस इसमें 6 मंथ के अंदर जो भी लोन लिए हैं वो ऑब्लिगेशन होगा। 6 मंथ के पुराना कोई भी लोन है वो ऑब्लिगेट भी नहीं होता। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कोई भी लोन, कितने भी लोन चल रहे हो, अगर वो एवरेज बैंकिंग में बन रहा है और 6 महीने के अंदर कोई लोन उसने नहीं लिया है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपने जो इनकम एवरेज आया उसके ऊपर कैलकुलेट किया और आ गया। हाँ आप चले जाओ। ये सिंपल कैलकुलेशन है। नहीं था मुझे, और वही किया था मैंने। इसमें जाना पड़ेगा थोड़ा लास्ट में जाना
ये बताता हूँ मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ जो ऑफिस में है क्या तूने वो जो रिक्वेस्ट मेल डाली थी मेरे को रिटेंशन वाली वो मेल एक बार दोबारा डाल देगा आज की डेट में क्योंकि मैं मोबाइल से फॉरवर्ड करके अप्रूवल ले लेता हूँ डिस्कशन कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? ये आपने क्या बताया सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए हम बैंकिंग का स्ट्रक्चर करेंगे, सैलरीड के लिए ये नहीं होता है। कर देगी मैं बता दूँ नकुल नकुल यहाँ जो ये अमाउंट लिखा जा रहा है ना ये कैपिंग है इसकी इतने तक करते हैं इसलिए जी, ये ग्रॉस टर्नओवर प्रोडक्ट होता है। इसमें हम टर्नओवर को मेजर मतलब टर्नओवर के बेसिस पे हम बनाते हैं। इसकी कैपिंग 5 CR तक होती है। हम रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में मेजरली देखते हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ 2 CR तक की कैपिंग होगी, ठीक है। उसमें भी आपका 50% एलिजिबिलिटी नॉर्मल इनकम पे मीट होनी चाहिए, ठीक है। तो होता है टर्नओवर का हम 8% लेते हैं, ठीक है, या फिर जीपी विच एवर इज लोअर, ठीक है। उसमें हम रेंटल इनकम भी कंसिडर कर लेते हैं। रेंटल इनकम ऐसे होने चाहिए जो हम ट्रैक कर पाए। ऐसा ना हो कि वो कच्चे का रेंटल ले रहा है तो वैसा नहीं। हम 6 मंथ्स या 1 ईयर का आपसे ट्रैकिंग मांगेंगे, वो रेंटल हमें ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर किसी तरह का FD है उस पर इंटरेस्ट आ रहा है या कोई मतलब कि लोन चल रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो हम अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पे फिर वही जो असेसमेंट डिडक्शंस देते हैं ना, हाँ इस पर डिडक्शन होता है ये ग्रॉस टर्नओवर का ही आप मेरे को बता रहे हो कि टर्नओवर देख रहे हैं। हाँ टर्नओवर 8%, टर्नओवर अगर जो भी है उसका हम 8% ले लेंगे। ये ग्रॉस टर्नओवर में तो जितना मुझे पता है कि इंडस्ट्री मार्जिन लेते हैं हम लोग। इंडस्ट्री मार्जिन है ना और बैंक्स के अंदर है अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग मार्जिन होता है किसी में 6 होता है 4 होता है 8 होता है। हमारा फ्लैट है 8%। आपका जो आपने मार्जिन एक्चुअल में बुक्स में डाल रखा है वो और दी 8%। जो दोनों में कम होगा वो ले लेंगे। अगर आपने 10 ले रखा है तो मैं 8 वाला पकड़ूंगा या आपने कम ले रखा है तो मैं 8 पकड़ूंगा, वो वाला चीज है। तो जो दोनों में कम होगा वो मैं ले लूंगा। 8% मार्जिन में अदर कोई इनकम है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड यहाँ पे इसने कर दी। उसके बाद अगर कोई उसके बाद रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम वगैरह वो कर लेंगे, फिर फायर लगा देंगे डिडक्शन भी करेंगे फायर के बाद आएंगे। तो इसके बाद आप जो भी इनकम बन गई, कैलकुलेशन तो आता है ना इनकम का, टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो। टोटल इनकम कैलकुलेट होने के बाद आप उसमें डिवाइड बाय 12 करके 1 मंथ की इनकम निकाल लो। 1 मंथ की इनकम निकालने के बाद फायर लगा दो। फायर हमारा इसमें 65% तक होता है। तो 65% का फायर निकालने के बाद मान लीजिए 12 लाख रुपए का ये वाले जगह पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ 12 लाख रुपए की इनकम आ गई टोटल यहाँ तक जोड़ने के बाद। 12 लाख को आपने 12 में डिवाइड कर दिया तो मंथली इनकम 1 लाख रुपए की आ गई। 1 लाख का 65% का फायर हो गया है, 65,000 वो EMI दे सकता है। मान लो यहाँ पे डिडक्शन है 5,000 रुपए की ऑटो लोन चल रही है, वो माइनस कर ले तो 60,000 बचा। 60,000 में से जो भी मेरा 60,000 ऐसा अमाउंट है जो मेरे को एज वो लोन EMI दे सकते हैं। तो उसमें से आप EMI का डिवाइजर जो है वो डिवाइड करके निकाल लो। 60 लाख में मतलब मेरे ख्याल से 55 के आसपास का लोन बनेगा, 50-55। तो वो आपका लोन 50% एलिजिबिलिटी नॉर्मल इनकम पे मीट होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल के लिए तो स्पेसिफिक है ही, बट वैसे भी आपकी 50% एलिजिबिलिटी नॉर्मल इनकम पे मीट होगी, ठीक है। इसमें कुछ डेविएशंस होते हैं, जैसे अगर हमारे HDFC का इंटरनल कस्टमर है तो वो शायद 40% बोलेगी। अगर 40% नॉर्मल इनकम पे मीट हो जा रही है तो हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड है कि 50% एलिजिबिलिटी नॉर्मल इनकम पे भी होनी चाहिए।
जितने भी प्रोडक्ट प्रोग्राम है ना वो बेसिकली हमारे यहाँ दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज दी नॉर्मल इनकम प्रोग्राम जो आप कैलकुलेट करते हो EBITDA निकाल के, और दूसरा है सरोगेट। तो ये सरोगेट बता रहे हैं हम आपको, पहला बैंकिंग सरोगेट बताया, दूसरा GT बताया, आगे और बता रहे हैं हम आपको। सरोगेट प्रोडक्ट हमारे ज्यादा है। सरोगेट के अंदर हमारे यहाँ लगभग सभी सरोगेट के अंदर कंडीशन है कि नॉर्मल इनकम में 40-50% की एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 करोड़ का लोन बना रहे हो तो नॉर्मल इनकम में आपका 50 लाख रुपए का लोन बनना चाहिए, तो हम उसको आपको दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और अधिकतर जितने भी हमारे सरोगेट है उसमें 5 करोड़ तक की लिमिट है, 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ की मैक्सिमम कैपिंग नहीं है, आप बोलोगे कैपिंग तो बताई नहीं आपने, लेकिन यहाँ कैपिंग डाल रहे हो। तो नॉर्मल इनकम में कोई कैपिंग नहीं है, मतलब आप 5 करोड़ से ऊपर अगर मेरे को असेसमेंट करना है तो नॉर्मल इनकम में ही करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मेरे पास कोई सरोगेट बैंकिंग ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये GTP प्रोडक्ट था, ये सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, सबसे इजीली इसके अंदर लोन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहोगे ना, हमारे पास एक्सेल शीट है जिसमें हम लोग अपने कैम बनाते हैं, अगर आप चाहें तो वो दे देंगे, जो भी बैकएंड होगा वो उसमें फिगर्स डालेगा तो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाता है। ये हमारा ट्रैक प्रोडक्ट है, जो हम EMI सरोगेट या फिर ट्रैकिंग जो आप बोलते हैं, उसमें होता है कि आपकी अगर 18 मंथ्स का ट्रैक है तो मल्टीप्लायर 1.25 है, 24 मंथ में 1.3 है, एंड अगर उससे अबव है तो 1.35 है। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट मतलब कि जो भी आप EMI पे कर रहे हो उस पर हम मल्टीप्लायर लगाते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन होती है कि जो भी आप EMI पे कर रहे हो कितना टेन्योर हुआ है, उसमें हम बिजनेस इनकम इसका निकल जाता है, कंसिडर कर लेते हैं, फिर उसमें हम जो भी POS आपका रिमेनिंग है वो इसमें हो करके फिर वैसे ही जो हम डिडक्शन करते हैं फॉर डिडक्शन टेन्योर EMI रीपेमेंट ट्रैक वाला ना ये। हाँ, इसमें आपको करना है कि EMI इनटू टेनर जो पे कर रहा है, टेनर पे लिख देता हूँ यहाँ में, और इनटू ये मल्टीप्लायर, और जो यहाँ पे आया उसमें आप पॉज को ऐड कर लो। ठीक है, कैसे? अब मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था कभी, ठीक है, और हम इजी कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, EMI मेरी गलत हो सकती है, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मेरा 1 लाख रुपए की EMI में दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी मान लीजिए 24 ही जोड़ लेते हैं, 24 मंथ्स पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो 24 मंथ पे कितना मल्टीप्लायर लगाऊंगा? 1.3 लगाऊंगा ना, 1.3। और अभी इस वाले लोन का जो पॉज है, जो 1 करोड़ का मैंने लोन लिया था, उसका पॉज मान लीजिए अभी 90 लाख रुपीज बचा हुआ है। तो अब कैसे निकलेगा? मैंने 24 लाख रुपए आपको दे दिए हैं अभी तक बैंक को, 24 लाख का 1.3, ठीक है, 30 लाख मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 30 लाख रुपए ये हो गए और 90 का पॉज बचा है, तो 9 3 12, 120 रुपए का लोन बन जाएगा आपका। पॉइंट क्लियर है आप सबको? नहीं है तो पूछ लो यहीं। अगर अभी क्रॉस चेक हुआ आपने किसी ने नहीं बताया तो फिर देख क्या लेना। बात है? दोबारा से 1 लाख रुपए मैंने क्या आप EMI दे रहे हो, ठीक है, 24 EMI निकल चुकी हैं, इसको 25 कर लो और अजीब अलग लगेगा। 25 हो गई तो 25 लाख रुपए ये हो गए, 25 का 1.3 यानी 25 लाख और 3 7.5 32 लाख हो गया। ठीक है, और इस लोन का जो ये 1 लाख की EMI का लोन 1 करोड़ का था, उसका आज के समय में पॉज बचा हुआ 90 लाख रुपए, मतलब 90 लाख रुपए बैंक का आउटस्टैंडिंग है। तो 90 और प्लस इसका निकला अपना 32, ये हो गया 122। 122 का लोन आपको मिल जाएगा, जिसमें 90 वहां चला जाएगा, मतलब 32 का मोटा मोटा टॉपअप हो गया आपको, इतना लोन मिल जाएगा, इतना लोन मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। यही अगर 19 मंथ होते हैं तो हम क्या लगाएंगे? 1 मिनट से हटाना, ये 19 महीने हैं कस्टमर के, अब क्या आएगा मल्टीप्लायर आप बताओ? हम बता रहे 2 मिनट, सॉरी हम बता रहे हैं मैम क्या मल्टीप्लायर आएगा? वेट इससे पूछ लो बताएगा मल्टीप्लायर 1.25 हां 1.25 1.25 वेरी गुड। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? कैसे आया ये? मैम नहीं समझ में आया तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? ये देखो, इसको संभाल के रखना है। आप पॉइंट सुनोगे बस, यहाँ पे
पैसे जरूरी नहीं है बॉस। हाँ, अगर 18 मंथ्स की EMI आप दे चुके हो तो 1.25 मल्टीप्लाई रहेगी। अगर 24 मंथ्स का दिया तो 1.3, अगर उसके अबव दे चुके हैं तो 1.3। 18 महीने से कम के ट्रैक पे तो करते ही नहीं है। 18 से ऊपर 24 तक मतलब 23 तक 1.25 ही रहेगा। 24 से ऊपर 36 तक, 24 से लेकर 35 तक 1.3 रहेगा। 36 के ऊपर होगा तो 1.35 हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप याद कर लोगे ना, 1 25 30 1 35 ऐसे याद कर लो, 18 24 36 ऐसे याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है कि जितना सिंपल कैलकुलेशन हमेशा देखो इनकी जगह पे ना दिमाग में रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। जितना पॉज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग सिंपल याद रखना है कि मैंने जितने पैसे दिए उसका इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने जितने पैसे दिए, मान लो मैंने 1 लाख रुपए के हिसाब से 40 EMI दी, 40 लाख में बैंक को दे चुका हूँ तो 40 लाख का 135 हो जाएगा, 135% 1.35% हो जाएगा। तो 40 का 1.35 कर लो, प्लस पॉज तो बैंक देने वाला ही है। सिंपल है। तो जो ऊपर वाला अमाउंट है 40 इंटू मतलब आपने जितना पेमेंट किया उतना मल्टीप्लाई वो तो टॉपअप मिल जाएगा, पॉज तो बैंक में देना ही है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अंदर भी आपको नॉर्मल इनकम में 50% इनकम बनानी पड़ेगी। हमारे जितने भी सरोगेट है, बार बार बोल रहा हूँ, जितने सरोगेट है उसके अंदर 50% इनकम नॉर्मल इनकम में आपको बनाना है। ठीक है। इसमें 4 करोड़ तक लोन करते हैं। वो बात बता देंगे, पहले GST बूस्टर बता दो। ये GST बूस्टर प्रोग्राम है, इसमें जो लोन अमाउंट की कैपिंग है वो 1 CR तक है। ठीक है। अगर वो इंटरनल HDFC का कस्टमर है, मतलब अगर उसकी बैंकिंग हमारे साथ है तो हम उसको अप टू 2 CR तक देख लेते हैं। ठीक है। ये 2 CR की कैपिंग सिर्फ इंटरनल कस्टमर्स के लिए, कि अगर उसकी कोई लाइबिलिटी रिलेशनशिप है हमारे साथ, किसी भी तरह का वो अकाउंट हमारे साथ मेंटेन किया है तो ये हमको 2 CR तक देखेंगे उसका। ठीक है। उसमें होता है 6 मंथ्स की GST हम देखते हैं। ठीक है। अगर मान लो 6 मंथ्स की GST है 50 लाख रुपए। ठीक है। 50 लाख का उसने 6 महीने में GST रिटर्न दिखा रखा है। GST 3 भी होनी चाहिए मैम क्या? तो हम उसको उसका जो एनुअल कैलकुलेशन होगा उसको हम डबल कर लेते हैं तो वो 1 CR हो गया। ठीक है। ये बेसिकली उनके लिए था कि जो अभी बिजनेस में नए आए हैं या फिर अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम डेवलप हुआ था। इसमें क्या होता है, हम पहले 6 मंथ्स की GST देखते हैं। अगर वो 50 लाख का GST पे कर चुका है तो उसको हम डबल कर लेते हैं इंटू 2। ठीक है। कि वो 1 साल में 1 करोड़ तक का GST रिटर्न फाइल कर लेगा। ठीक है। उस पर फिर हम जो भी होता है इसका 8% मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है। 8% मार्जिन, हाँ हाँ, जो भी एनालाइज करेंगे ना 1 CR का 8% हम मार्जिन ले लेते हैं और इसके बाद फिर वही फॉयर लगा करके वो तो अभी जो अपन ने बताया था ना GTP वाला, वही आ गए लौट के देखो यहाँ तक, केवल टर्नओवर ही तो निकाला एनालाइज करके। इसके बाद तो 8% वाला वही वाला शुरू हो जाएगा कैलकुलेशन। उसमें बस वो था कि GP के साथ कैलकुलेट करेंगे, वो GP वाला प्रोडक्ट हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे GP को निकाला ही नहीं है। तो जो भी आपने 8% मार्जिन के हिसाब से निकाला है फिर वही इनकम पकड़ के और फायर लगा के कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल है ये। तो GST साल में की GST नहीं देनी होगी, 6 महीने 6 महीने हाँ, की आपको सिर्फ 6 मंथ्स की 6 मंथ की GST देनी है और 2 साल की रिटर्न भी देनी है। GST अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 करोड़ या कितने की बन रही है नहीं, तो नहीं। करेंगे। वैसा नहीं है कि हमें देखो लोन तो सिर्फ हम 1 करोड़ तक ही दे सकते हैं। ठीक है। ये GST बूस्टर में 2 करोड़ होगा। हाँ, वो सर इंटरनल HDFC का हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो 6 महीने का जो भी आपका GST होगा उसको हम एनालाइज करके फिर देखेंगे, जो मैक्सिमम बनेगा हम उतना ही दे पाएंगे। ठीक है। ऐसे कस्टमर है ना बहुत सारे वो जिनके पहले साल में मल्टीप्लाई नहीं 2 से ही थे। होगा क्या? हाँ, मतलब उसको हम डबल कर लेंगे। तो इसलिए हो रहा है ना कि 6 महीने का लिया है, हाँ 12 महीने का होता है ना साल, तो 2 डबल इसलिए कर रहे हैं उसको। सिंपल है कि जो लोग अभी कन्वर्ट हुए हैं, अभी उनका टर्नओवर होना शुरू हुआ है, उनके पिछले साल के रिटर्न इतने अच्छे नहीं है, टर्नओवर इसी साल हो रहा है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे मार्केट डाउन थी या आपका एक सीजन भी आता है कि इस सीजन में अच्छा बिजनेस हो गया है
आप ग्रो कर रहे हो, तो हम लोग इस प्रोडक्ट में डाल के उसको दिखाते हैं। पिछले साल ज्यादा सेल नहीं थी, पिछले साल ऐसे ही भरता था, अभी इस साल बिजनेस शुरू किया है, तो उनको आप कर सकते हो। पिछले 2 साल के रिटर्न हमें चाहिए, लेकिन उधर टर्नओवर नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। केवल ये जरूरी है कि पॉजिटिव ITR होना चाहिए, मतलब भरा हुआ होना चाहिए 2 साल का कंटिन्यूएशन के लिए। बाकी ये कैलकुलेशन होके सिंपल आपका लोन बन जाएगा। तो ये सबसे ईजी है अप टू 2 करोड़ के कस्टमर्स के लिए जिनके बिजनेस अभी अभी बढ़ रहे हैं उनके लिए। इसके अंदर भी हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नहीं लेते, कमर्शियल रेजिडेंशियल ही लेते हैं। हाँ, सैलरीड के लिए कोई प्रोडक्ट प्रोग्राम नहीं होता, सैलरीड के लिए केवल नॉर्मल इनकम सैलरी होता बता है। देंगे। वो बता दूंगा, अभी नॉर्मल इनकम में बता देंगे हम आपको। इसमें फाइनेंशियल्स होंगे। फाइनेंशियल्स वैसे जरूरत 2 साल के तो फाइनेंशियल चाहिए, हम देखते फाइनेंशियल हैं। देखने के लिए नहीं, केवल ये देखना है फाइल है, जीएसटी प्रोग्राम भी GST बनाएंगे ना, कैलकुलेट नहीं तो करते उसमें अगर फाइल भी नहीं है वैसे वो मांग फाइल लेते हैं कि करते हमें हैं। देखना होता है ना कि उसने फाइल किया है या नहीं रखी। सर सैरोगेट्स का तो मोटिव वही होता है कि कहीं कस्टमर कहीं लैग कर रहा है तो हम उसको तो हम इतना सपोर्ट कर तो रहे हैं कि आपका रिटर्न में नहीं है पैसा तो यही एक प्रॉब्लम, मतलब ऐसे हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। जैसे हम लोगों को बाकी जगह पे है, अगर हम किसी सैरोगेट में डाल रहे हैं तो वी डोंट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड ऑल, फिर हम बैंकिंग में नहीं मांगते, बैंकिंग केवल में, बैंकिंग में लेकिन नहीं आप मांगते। उसमें मांग रहे हो, GST में मांग रहे हो, ये है ही इनकम बेस टर्नओवर में में, मांग रहे हो। ये कैलकुलेटिंग इनकम बेस पे हो रहे हैं। अगर यही केस अगर बैंकिंग में बनता है तो जरूरत ही नहीं है हमें देने की। 3 करोड़ तक हम कर रहे हैं बैंक, बैंकिंग में अगर 3 करोड़ तक कुछ नहीं ऊपर चाहिए, पे मांग रहे हो। 3 से 5 3 करोड़ तक कुछ नहीं चाहिए। 3 करोड़ तक केवल KYC देनी है आपको, प्रॉपर्टी पेपर देने और बैंकिंग PDF में देनी, बाकी और कोई जरूरत ही नहीं डॉक्यूमेंट की। तो ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट है। एक GRP और है, अगर तुम वो बता दो तो ग्रॉस रिसीट, वो प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल्स के लिए है। वो भी एकदम GTP टाइप का ही, लेकिन GTP में तो ग्रॉस टर्नओवर होता है, उनका तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो GRP बोलते हैं, ग्रॉस रिसीट प्रोडक्ट। ये लेकिन केवल CA के लिए, डॉक्टर्स के लिए और आर्किटेक्ट के लिए ही है, ठीक है। लॉयर को मत फंसाना इसके अंदर। अब इसके अंदर कैलकुलेशन सिंपल है कि जो भी आपकी नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, उसका आप 5 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। और प्लस इसके बाद जो EBITDA के लिए कैलकुलेट करते हो, डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, सैलरी ऐड कर लो, जो भी ऐड करते हो वो सब ऐड कर लो, ये कैलकुलेशन आपका है। या आपका ग्रॉस रिसीट, दोनों में जो भी कम होगा वो पकड़ेंगे हम इन दोनों में से। मान लो कस्टमर ने CA जो होते हैं ज्यादा रिसीट तो दिखाते नहीं है, उसने मान लो 40 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की टोटल रिसीट दिखा रखी है, ठीक है। उधर प्रॉफिट आ गया उसका 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 5 टाइम्स आप कर सकते हो। हम मान लेते हैं अभी ये नहीं है, हम इसको ही कैलकुलेट, तो ये 50 लाख हो गया, लेकिन आपकी रिसीट यहाँ पे उसने 40 लाख ही दिखाई है, तो हम 40 लाख को इनकम पकड़ेंगे। ये बस इतना कैलकुलेशन है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट आप याद रख लो, या ग्रॉस रिसीट, विच एवर इज लोअर विल बी द इनकम। सर एक बार फिर से रिपीट कर देना। अगर आपने किसी CA की बैलेंस शीट पकड़ी, उसकी जो ग्रॉस रिसीट है वो इधर लिखी है 40 लाख रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी एक्सपेंस उसने काटे, यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट, ये आ गया उसने 10 लाख रुपए दे दिया। यही होती है ना P&L, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 के हिसाब से मैं इसका 50 लाख कंसीडर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे इसको कैपिंग कर रहा है, ये 40 लाख रुपीज है, तो मैं कम वाला पकड़ूंगा, तो 40 लाख मैं पकड़ूंगा, एज 40 लाख को ही टोटल इनकम मान के कैलकुलेट कर लूंगा। जबकि इसको नॉर्मल इनकम के हिसाब से करते तो आपका लोन नहीं बनता ना, 10 लाख के हिसाब से कितना कम बनता, तो मैं इसको ही मान के कर रहा हूँ तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो ये ग्रॉस रिसीट है, इनमें CA, डॉक्टर और आर्किटेक्ट को आप कवर अप कर सकते हो। यही बेसिक हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि इनकम कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, जो सरोगेट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा नॉर्मल इनकम तो कैलकुलेट करना आता है कि बता दूं? बता दो। नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, जैसे सैलरी का किसी ने पूछा सैलरी का कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल देखो, सैलरी का केस तो सबसे इजी है, अपनी मंथली सैलरी देख लो कितनी है, ठीक है। मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। फायर आपको समझता ही है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशो, दिस द पार्ट विच कस्टमर कैन पे एज EMI, तो वो फायर हमारा 65% होता है। तो मतलब आपकी ये 65,000 रुपए कस्टमर एज EMI सर्विंग कर सकता है किसी को भी अक्रॉस बैंक। अब इसमें से अगर उसके कोई एग्जिस्टिंग लोन होते हैं वो माइनस कर लेते हैं, तो माइनस ऑब्लिगेशन,
ऑब्लिगेशन मान लो 15,000 रुपए के उसके पीएल और ऑटो मिला के कोई 15,000 चल रहे हैं, तो बचे कितने 50,000 रुपए। 50,000 में आप जो ईएमआई का डिवाइडर है वो माइनस डिवाइड कर दो, आपका लोन आ जाएगा। मान लो 1,200 रुपए की ईएमआई, तो 1,200 से डिवाइड कर दो, आपका लोन अमाउंट आ जाएगा। 65% फॉर ऑल है या सैलरी ब्रैकेट भी है? सैलरी 65% तक हम लेते हैं, उसके ऊपर कितने लेते हैं? सर अगर 1 लाख तक की सैलरी है तो 50% है आपका, और अगर उसके अबव है तो 65%। हाँ, तो 1 लाख से कम की सैलरी पे 50 50 और इससे ऊपर पे हम लेते हैं 60। ये पावर है हमारे और सैलरी के लिए। ये जो 1 लाख रुपये है ये अकाउंट वाली है या ग्रॉस है? ये ग्रॉस कर लेते हैं, हैं ग्रॉस लेते हैं। फेसबुक का डिले हो रहा है, ये कार्ड चाहिए जिससे पेमेंट करनी है। ऐड शुरू होना है। अभी आ रही 10 मिनट में। इसमें कोई दिक्कत है समझने में सैलरी में? सैलरी जो भी आ रही है मंथली सैलरी, उसका आपका जो फायर बनता है, अगर 1 लाख से कम है तो 50 दे देना, 1 लाख से ऊपर है तो 65 दे देना। वो निकाल लिया। 50 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। नहीं, सैलरी तो जो भी होगी, 1 लाख से कम है तो 50% फायर है, ये परसेंटेज में है, ये फायर ये परसेंटेज है, तो 50% मतलब आधा लेना है इसका। कि वो जैसे मान लो मैं तेरे को समझाता हूँ, देखो दिक्कत आ रही है। 40,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब 40,000 में घर का किराया भी है, ठीक है, आने जाने का, ऑफिस आने जाने का खर्चा भी है, और भी घर में सामान वामान आता है उसका भी खर्चा है। तो अब हम मानते हैं कि ऐसा कस्टमर जिसकी कम है 1 लाख से कम सैलरी, उसका 50% खर्चा जो है वो अपने हाउस होल्ड में खर्च हो जाता है, किराया विराया जो मैंने ही बताया। तेरा जो 50% बचता है वही तेरे पास घर में सेविंग्स होती है। तो 40,000 रुपए की सेविंग है, 20,000 तेरा खर्चा हो गया, तो कितने बचे? 20,000। अब 20,000 की ही तू ईएमआई दे सकता है। अब 20,000 की ईएमआई आप दे सकते हो, तो 20,000 रुपए में आपका कोई और लोन ले रखा है आपने, 5,000 रुपए की गाड़ी ले रखी है, 5,000 की किस्त वो देते हो, तो 5,000 वो माइनस कर लो, कितने बचे? 15। अब 15,000 ही आप मेरे को एक नए लोन के लिए दे सकते हो, तो 15,000 रुपए में जितना लोन बनता है वो मैं आपको दे दूंगा। इसे समझने में दिक्कत है? अब वापस आ जा, 2 लाख रुपए सैलरी हो गई तेरी, ठीक है। 2 लाख रुपए में हम मानते हैं जिसकी सैलरी बढ़ जाती है, खर्चे तो उतने ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन खर्चे तो लगभग उतने ही होते हैं ना, बेसिक खर्चे तो उतने ही होते हैं। आटे का भाव तुम जो खरीदोगे वही मेरा रेट आएगा, तो मेरे को भी उतने में मिलेगा, तुमको भी उतने में मिलेगा, तो खर्चा लगभग वही है। तो अगर यहाँ पे मेरी 2 लाख सैलरी, तो 2 लाख का मेरे को 65% मेरा बचता होगा, मतलब 65% 31 हो गया, मतलब 70,000 रुपए मेरे हैं जो किराए वगैरह में खर्चा करता हूँ मैं, तो मैं 31 बचाता हूँ। अब 31 में मेरी कोई गाड़ी की ईएमआई या मेरी कोई पर्सनल लोन या मेरा कोई लोन चल रहा है, तो वो मैं माइनस कर दूँ, मान लो 30,000 रुपए वो मैंने माइनस कर दिया 31 में से, बचे कितने आप? 1 लाख बचे। तो 1 लाख रुपए मैं एज न्यू लोन की ईएमआई पेमेंट कर सकता हूँ। तो उसमें जो भी मेरी ईएमआई बनती है, 1 लाख में जितना लोन बनता है उतना लोन दे देगा बैंक, ठीक है। तो ये सैलरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी लगभग ऐसा ही है, सिंपल सा ही है। सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो आप लोग? कौन कौन नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड के? ठीक है, चलो हम लोग है ना कैलकुलेट करते हैं ईबीटा। ठीक है, ईबीटा कैलकुलेट करते हैं। पीएनएल में तो सबने देखा होगा, ठीक है, कैसा होता है पीएनएल? हम जीपी से चलते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट से चलते हैं। पीएनएल सबको याद है, किसी को नहीं याद है तो पीएनएल से शुरू करें। हैं? देखो आप अपनी दुकान खोल रहे हो, ठीक है, सामान खरीद के लाओगे बाजार से, पहले प्रोडक्ट परचेज करके लाओगे, ये चीज है, ये मैं खरीद के लाता हूँ 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की मुझे बड़ी, तो इधर आ जाता है परचेज करते हो सबसे पहले, एक माल मैंने 10 रुपए में खरीदा। हाँ, बैलेंस शीट के बारे में सर, पीएनएल के बारे में बताओ। यहाँ 10 रुपए का परचेज आ जाएगा, इधर सेल्स आएगी। इस माल को मैं लेके आया तो 1 रुपए का मेरा भाड़ा भी लगा, ठीक है, 11 रुपए का पड़ा है मेरे को, तो यहाँ मैंने परचेज करी 10 रुपए की, 10 रुपए का भाड़ा जोड़ा, 11 रुपए हो गए। यहाँ आएगी इस तरफ, इसके ऊपर आती है, मैं जीपी से स्टार्ट हो रहा है, सेल्स आएगी, इसको मैंने बेचा 15 रुपए में, ठीक है, तो 15 और 11 रुपए मेरे ये लग गए थे, तो कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ इसको बेचने का? 4 रुपए का। तो मेरा जो जीपी आता है यहाँ पे 4 रुपए आता है। अब इसको बेचने में ऐसा तो नहीं कि मैं लेके आया हूँ, मेरे घर से लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं, लाइन लगी है बाहर, नहीं,
फिर क्या क्या खर्चा करना पड़ता है यही बताएगा। पैसे उसके बाद कस्टमर से कैसे कमाते हैं जैसे जो भी। अभी कहाँ जा रहा है? मैं मैं अगर इसको लेके आया तो दुकान खोलेगा तो क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा तेरे को, सर यही बताएगा। सर बहुत मतलब सर बहुत पैसे खर्च खर्चे। करने पड़ते हैं। हैं? अरे बोलना भाई। अरे तो क्या खर्चे का नाम बता। रूम रेंट लगेगा। रेंट दुकान का किराया लगेगा, तूने दुकान खोला तो दुकान का किराया लगेगा, तो रेंट लगेगा, फिर से कन्वेंस लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और बताओ यही बताएगा। लड़के रखेगा ना बेचने के लिए तो लड़कों की सैलरी लगेगी। और क्या तभी लगेगा? तो रखेंगे जब सर दुकान चलेगा तभी तो हाँ? लड़के रखेंगे ना। हाँ, तो दुकान चलेगा तभी तो दुकान बेचेगा तो तब लड़के रखेगा तभी तो बेचेगा। सर चलेगा तो ना बेचूंगा। अबे तो चलाने के लिए तो सोच के निकला है ना, कसम खा के निकला है कि मेरे को बेचना है। अब बेचने के लिए तुमको लगेगा ना। अब ये दुकान खोली है तुमने यहाँ पे, ठीक है, तो किराया लग गया यहाँ पे, इसका किराया दे रहा है, एसी लगाया तो बिजली का बिल भी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आ रहा है, ठीक है, और कन्वेंस आ रहा है, लोग जा रहे हैं माल को बताने के लिए भाई ये लो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा, है ना, तो वो सैलरी जा रही है लोगों की। और क्या खर्चा हो सकता है? बिजली बिल कैसे जा सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हमने लिख लिया, इलेक्ट्रिसिटी लिख ली, तो ये सब खर्चे है ना। तो ये सब डायरेक्टली इस पे नहीं लग रहे, लेकिन इनडायरेक्टली तो इसको बेचने में ही लग रहे हैं ना। तो 14 रुपए मेरा तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया था। अब ये सब खर्च करने में मान ले मेरे 2 रुपए लग गए सब जोड़ के। ये हम पर प्रोडक्ट समझ रहे हैं, ये मैं समझा कि 2 रुपए किराए में कम हो रहा है, ठीक है। तो 2 रुपए लग गया, तो 2 रुपए मेरा जो बचा वो क्या है, नेट प्रॉफिट। अब ये 2 रुपए मैं घर पे लेके जाऊंगा टोटल। यही होती है पेंडल। पढ़ा नहीं कॉमर्स? सर कॉमर्स नहीं पढ़ा है। अच्छा चल कोई नहीं, अगली बार बताएंगे तेरे को। तो ये है EBITDA मैं कैलकुलेट करना बता रहा था, ये गलत चलेगा। तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट के अलावा ऐसे चीजें जो ऐड कर सकते हैं EBITDA में, ठीक है, आप सैलरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर सकते हैं। वैसे EBITDA का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एक्रूवल्स, ठीक है, ये होता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो मैंने कैपिटल, देखो समझो टेक्निकल, इसकी जगह ना अगर आप हमेशा दिमाग में सोचोगे ना कैलकुलेशन कैसे करना है, आप सोचो आपको खुद को, आप बैंक हो, आपको खुद को लोन देना है तो कैसे दोगे। अगर प्रॉफिट ये आ गया, उसमें से ये खर्चे जो है इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं मालिक हूँ, मैंने अपना 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, अब उस कैपिटल में से मैं उस 1 करोड़ लोन पे अपना इंटरेस्ट कंपनी से ले रहा हूँ, तो एक्चुअल में तो पेमेंट नहीं हो रही ना कहीं पे, है ना, नोशनल अमाउंट है ये, एक्चुअल में तो कोई पेमेंट नहीं जा रही कि मेरे अकाउंट में हर महीने आ रहा है इंटरेस्ट और मैं घर बैठा हूँ, वो तो मैंने पैसा लगा रखा है, तो वो नोशनल इनकम है, तो वो ऐसी चीज हम ऐड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन जो असेट पे डेप्रिशिएशन होता है वो भी एक्चुअल में कोई खर्चा तो नहीं होता, नोशनल एक्सपेंस होता है, तो वो नोशनल एक्सपेंस है, वो जोड़ लेते हैं। सैलरी, पूरी सैलरी नहीं, सैलरी जो मैं लेता हूँ, जो मेरी फैमिली लेती है, जो ऑनर है वो लेता है, वो सैलरी हम एड बैक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन हो सकते हैं, जो मैंने अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपने फादर से मैंने लोन लेके ले रखा है, उनका भी एक्चुअल पेमेंट तो नहीं होता होगा, नोशनल है वो भी, वो ऐड बैक कर सकता हूँ। तो ऐसे जितने सारे खर्चे वो ऐड करने के बाद हमारा EBITDA आ जाता है, उस EBITDA को हम एज इनकम पकड़ते हैं और उस EBITDA के ऊपर हम 65% का FOIR लगाते हैं। मान लो EBITDA आपका 1 करोड़ रुपए का आ गया, 1 करोड़ का 65% 65 लाख रुपए आ गया, इसमें से आप ऑब्लिगेशन माइनस कर दोगे, सॉरी इसको 12 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि मंथली इनकम निकालनी है अपने को, है ना, फिर मंथली ऑब्लिगेशन आप माइनस कर देंगे और उसके बाद जो आएगा अमाउंट, उसमें से आप डिवाइड बाय जो EMI का डिवाइजर है वो माइनस कर दोगे, आपका लोन अमाउंट बन जाएगा। EBITDA यानी टोटल इनकम आ गई। की जरूरत नहीं है आपको, आप अपना फिर सेल्स पे ध्यान दो, सेल्स की वो है, चलो एक बार पैकेज को तो समझ समझाने में आया। है। EBITDA यानी टोटल इनकम आ गया, ठीक है, टोटल इनकम जैसे हमने सैलरी में निकाली थी ना, वो तो मंथली इनकम एकदम आ जाती है, लेकिन इसके अंदर टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और जो भी एड बैक करने के बाद आता है वो सारा पैसा हमें बच रहा है एज ए इनकम, उसका हम 65% पकड़ते हैं। वही वाला कैलकुलेशन की 35% उसके खर्चे के लिए छोड़ दिया, 65% पकड़ते हैं। 65% जो आ गया वो तो टोटल साल का आता है क्योंकि बैलेंस शीट P&L 1 साल के बनते हैं, तो हमें मंथली निकालना, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथली आ गया आपका। मंथली आने के बाद मंथली मेरी कोई और EMI चल रही है वो इसमें से मैंने माइनस कर ली,
जो पैसा बचा हुआ है मेरे को EMI मिल सकता है, तो वो EMI डिवाइजर हम इसमें से डिवाइड करके Okay, say निकाल hi लेंगे। or like on my WhatsApp number, this is the same number, and I'll check it and let you know. तो नॉर्मल इनकम के अंदर सारे करते हैं हम, जो आपका 5 करोड़ तक है वहाँ 65% फायर लेते हैं, 5 करोड़ से ऊपर है हम 85% तक का फायर भी पकड़ते हैं, मोर देन 5 CR। ठीक है, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ अब मैं इसके बाद। प्रॉपर्टीज हम लगभग सभी करते हैं, सभी टाइप की प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज हम जो करते हैं, रेसिडेंशियल हम करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम करते हैं, इंडस्ट्रियल हम करते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक हम करते हैं, होटल्स कॉलेज और वो करते हैं, लेकिन अभी हम थोड़े लिमिटेड कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से। होटल कॉलेज स्कूल ये प्रॉपर्टीज भी हम वैसे करते हैं, लेकिन अगर जिनके फाइनेंशियल खराब हो अभी उनके ऊपर हाथ ही रख रहे हैं, नहीं तो ये भी हम प्रॉपर्टीज करते हैं। तो सारे टाइप की प्रॉपर्टीज हम लगभग करते हैं। जो LTV रहती है रेसिडेंशियल के अंदर अप टू 70% होती है, कमर्शियल में अप टू 60% होती है, इंडस्ट्रियल में 60% होती है, इनके अंदर 50% होती है, इनके अंदर 45% होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हम केवल अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया की ही एक्सेप्ट करते हैं। अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे अथॉरिटी ने करा हो, जैसे नोएडा अथॉरिटी है यहाँ पे, है ना, उधर हुडा है, HSIDC है, तो UPSIDC है, तो जो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है वही है। जहाँ कन्वर्टेड लैंड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप हाईवे की तरफ जाओगे ना, कई जगह छोटे लोगों ने अपने आप ही जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट करा के इंडस्ट्रीज बना ली है, तो हम उस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं करते हैं। फिर भी अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी आ रही है तो आप डिस्कस कर लेना, हम डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे फिर आपको बताएंगे कि हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया में ही आते हैं परचेजेस, तो वो आसानी से हो जाते हैं। कितनी फुट की गली होनी चाहिए सर? गली कितनी फुट की होनी चाहिए? यार मतलब अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया कर, अप्रूव्ड एरियाज में करते हैं हम रेजिडेंशियल कमर्शियल भी, तो उनके अंदर गलियां बड़ी होती हैं। छोटी गली वाली प्रॉपर्टी दिल्ली 6 की प्रॉपर्टी नहीं करते, रेगुलाइज करते हैं। वो गली का साइज पूछ रहा है ना, इसलिए मतलब वो जिस एरिया में जा रहा है वहाँ के हम नहीं करते होंगे। जैसे हम लोग लक्ष्मीनगर ये सब भी कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर नहीं करते, लक्ष्मी नगर नहीं करते, पार्ट प्रॉपर्टी भी नहीं करते सर। पार्शल, हाँ, सब डिवाइडेड प्रॉपर्टी नहीं करते, सब डिवाइडेड प्रॉपर्टी हम नहीं करते। सब डिवाइडेड अगर 2000 के पहले हुआ है तो हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करते। लक्ष्मी नगर में भी बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है। मैप नहीं मिलेगी ना सब डिवीजन में, सब डिवीजन में मैप नहीं होता, लेकिन सब डिवीजन की प्रॉपर्टी कभी आती है और वो 200 गज से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आप हमसे एक बार पूछ लेना, हम बता देंगे कैसे करना है इसको कैलकुलेट। 200 गज से छोटी है, 50, 60, 75 गज की, वो तो छोड़ देना। 200 गज की कटने के बाद बचती है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, और वो 2000 के पहले कटी होना चाहिए। अगर 2000 के पहले कटी है तो फिर हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लगभग सभी प्रॉपर्टीज करते हैं, सभी टाइप के लोन करते हैं। छोटा लोन अमाउंट भी है 11 लाख से करते हैं, बड़ा लोन अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लोन साइज आप हमारे तक ला सकते हैं। तो हर तरह का कस्टमर को हम कैटर करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, SENP, SEP सबको करते हैं। तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसको हम कैटर नहीं करते। कितने परसेंट लोन करेंगे सर रेसिडेंट? कितने परसेंट लोन करेंगे? कितने परसेंट? सपोर्ट 20 लाख का एग्रीमेंट है, कितने परसेंट लोन करेंगे? पर LCB केस है, रेसिडेंट हम होम लोन नहीं बता रहे, हम मॉर्गेज बता रहे हैं ना। अगर आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज्ड है तो उसके ऊपर करेंगे हम। रेसिडेंट परचेज